नमस्कार। गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल फार्मा इंडस्ट्री में इनोवेशन से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि सही कदम उठाए जाएं और उपयुक्त तरीके से संपोषण किया जाए तो भारत वैश्विक फार्मास्यूटिकल बाजार में अग्रणी देश बन सकता है। भारतीय फार्मा उद्योग की अगली उपलब्धि नवाचार के इर्द गिर्द केंद्रित होनी चाहिए। हालांकि जेनरिक से आगे जाने और नवाचार लाने के लिए फार्मा उद्योग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स ब्रेक, पेटेंट कानून में बदलाव तथा अनुसंधान प्रतिभा के रूप में नीति समर्थन की आवश्यकता होगी। बात करते हैं भारतीय फार्मा क्षेत्र की स्थिति की। भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। यह विभिन्न वैक्सीन की वैश्विक मांग के 50%, अमेरिका की जेनेरिक मांग के 40% और यूके में सभी दवाओं की मांग के 25% की आपूर्ति करता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल बाजार लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और फार्मा कंपनियां अतिरिक्त 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करती हैं। हालांकि यह 1.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक फार्मास्यूटिकल बाजार का एक मामूली हिस्सा ही है। दवा उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर आता है। वैश्विक जेनेरिक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक है, लेकिन न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी स्पेस में इसकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार अगले दशक में घरेलू बाजार में 3 गुना की वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत का घरेलू फार्मास्यूटिकल बाजार वर्ष 2021 में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आकलन किया गया है, जिसके वर्ष 2024 तक 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 120 से 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। आइए बात करते हैं भारतीय फार्मा क्षेत्र से संबंधित समस्याओं की। भारत श्रम शक्ति और प्रतिभा के मामले में तो समृद्ध है, लेकिन फिर भी नवाचार अवसंरचना के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। सरकार को भारत के नवाचार के विकास के लिए अनुसंधान पहलों और प्रतिभा में निवेश करने की आवश्यकता है। सरकार को कुछ नियामक निर्णयन में नैदानिक परीक्षणों और सब्जेक्टिविटी का समर्थन करना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सक्रिय दवा सामग्री यानी एपीआई और अन्य मध्यवर्ती सामग्रियों के लिए अन्य देशों पर बहुत अधिक निर्भर है। 80% एपीआई चीन से आयात किए जाते हैं। इसलिए भारत आपूर्ति में व्यवधान और अप्रत्याशित मूल्य उतार चढ़ाव का शिकार होता है। आपूर्ति को स्थिर करने के लिए आंतरिक सुविधाओं के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जाना आवश्यक है। भारत वर्ष 2009 के बाद से सर्वाधिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए निरीक्षण के दायरे में रहा है। इसलिए गुणवत्ता मानकों के उन्नयन के लिए निरंतर निवेश पूंजी को विकास के अन्य क्षेत्रों से दूर कर देगा और विकास की गति कम हो जाएगी। भारत में अप्रत्याशित और लगातार घरेलू मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन से एक चुनौती उत्पन्न हुई है, जिसने निवेश और नवाचारों के लिए एक संदिग्ध माहौल का निर्माण किया है। आइए देखते हैं फार्मा क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकताओं को। दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि करना वर्तमान समय की मांग थी, लेकिन अब यह आवश्यक हो गया है कि नवाचार इस व्यवसाय के मूल्य में हो, और यदि भारत वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने की इच्छा रखता है तो इसके लिए नवाचार को अंगीकार करने की महती आवश्यकता है। नवाचार के विषय में भारत की व्यापक संलग्नता न केवल देश की सहायता करेगी बल्कि स्थायी राजस्व के एक स्रोत का सृजन करेगी और अपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए नए समाधान लेकर आएगी। भारत में इसके परिणाम स्वरूप लोगों के बोझ में कमी आएगी। टीबी और कुष्ठ रोग जैसी भारत विशिष्ट चिंताओं के लिए दवाओं के विकास पर वैश्विक ध्यान नहीं दिया जाता है। नई उच्च कुशल नौकरियों का सृजन होगा और वर्ष 2030 में लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निर्णय की स्थिति बनेगी। चीन जैसे देश पहले से ही जेनेरिक दवा आधारित विकास को पीछे छोड़ पर्याप्त आगे बढ़ चुके हैं। आइए अब बात करते हैं नवाचार के मार्ग में आने वाली चुनौतियों की। भारत में नवाचार की उन्नति के लिए विभिन्न चुनौतियों से निपटना होगा, जिनमें से प्रमुख चुनौतियां
इस प्रकार हैं। जैसे जटिल और लंबी अनुमोदन प्रक्रियाएं जो भारत में नई दवाओं के विकास के लिए मंजूरी प्रदान करने में विकसित देशों के 11 से 8 माह के समय की तुलना में 33 से 63 माह लगते हैं। सुदृढ़ प्रक्रिया दिशा निर्देशों का अभाव जो यूएसएफडीए में सूचीबद्ध 600 से अधिक दिशा निर्देशों की तुलना में भारत में 24 दिशा निर्देश ही सूचीबद्ध हैं। जहां अमेरिका में एक सुस्थापित प्री सबमिशन प्रक्रिया और एक समयबद्ध स्टेज गेट प्रक्रिया मौजूद है, वहीं भारत में पारदर्शिता की कमी है। अपर्याप्त क्षमता। भारत में नियामक निकायों की असक्षमता में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है और भारतीय प्राधिकरण वर्तमान में केवल आवेदनों और अनुमोदनों की संख्या को ट्रैक करते हैं। एक सीमित नवाचार मानसिकता है जिसे नैदानिक परीक्षणों की स्वीकृति जैसे मामलों में अधिकांश वैश्विक निकायों की तुलना में भारत जोखिम से दूर रहने की मानसिकता रखता है। अब बात करते हैं आगे की राह की। सरलीकरण प्रक्रियाओं, सुदृढ़ दिशा निर्देशों, पूर्वानुमेयता, पर्याप्त सक्षमता और सुदृढ़ शासन के साथ एक समक्ष नियामक संरचना का निर्माण करना है। भारत को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अनुमोदन समय में 60% की कमी लाने की आवश्यकता है। औद्योगिक निवेशों के लिए प्रोत्साहनों, प्रत्यक्ष सरकारी निवेश और उल्लेखनीय निजी निवेश के माध्यम से सरकारी सहायता के साथ ठोस वित्तीय समर्थन प्रदान करना है। भारत लाभ की एक आकर्षक श्रृंखला प्रदान करता है, जहां भारित R&D, कटौती, अतिरिक्त पेटेंट बॉक्स लाभ और नवाचार निधि की वृद्धि के लिए प्रगतिशील नीतियां अधिक निवेश आकर्षित कर सकती हैं। कुछ गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक प्रतिभा और संरचना, उद्योग उन्मुख अनुसंधान तथा सुदृढ़ शासन के साथ अकेडमिक क्षेत्र एवं उद्योग के बीच मजबूत संबंध का निर्माण करने की आवश्यकता है। अमेरिका ने स्वतंत्र कंपनियों की स्थापना के लिए शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करने के लिए वाइट डोल एक्ट पारित किया है। भारत को वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने और अत्याधुनिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता है। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, व्यवसायीकरण और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे समस्त विषयों में सुसंगत नीतियों के माध्यम से एक अनुकूल नीति परिदृश्य के निर्माण की आवश्यकता है। उपयुक्त संख्या में कई नवाचार केंद्रों के विकास की आवश्यकता है, जहां एकेडमिक क्षेत्र, सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र, उद्योग, स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स सह स्थापित हों। भारत को जैव प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान देना चाहिए और इसमें निवेश करना चाहिए। भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, जिसमें बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्री और बायो इन्फॉर्मेटिक्स शामिल हैं, इनके प्रतिवर्ष लगभग 30% की औसत दर से विकास करने और वर्ष 2025 तक $10 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।